जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रविवार को जिले में कुल 12 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। ग्रामीण क्षेत्रों में बने कोविड सेंटर, शहर आने वाले मरीजों की कम होगी रफ्तार। कोरोना की त्रासदी में 20 दिन में रिकॉर्डेड 401 शवों का जिले में हुआ अंतिम संस्कार। दूसरे राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों में मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा। कोविड वैक्सीनेशन पर नया आदेश जारी। सरकारी छुट्टी के साथ ही सप्ताह में 3 दिन होगा वैक्सीनेशन। दमोह विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत से उत्साहित दिखे कांग्रेसी। भाजपा ने हार को बताया स्थानीय मुद्दा। गणवेश वितरण के लिए 8 करोड़ रुपए हुए जारी। कोविड की वजह से शासन की मंशा पर फिरा पानी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बालाघाट कलेक्टर के द्वारा 7 मई तक जनता कर्फ्यू बढ़ाया गया था, लेकिन रविवार 2 मई को लांजी नगर मुख्यालय के सभी प्रकार की सुबह से ही दुकानें खुलने लगी तथा लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि आखिरकार प्रशासन को अपना डंडा चलाना पड़ा। एसडीएम रविंद्र परमार और एसडीओपी दुर्गेश आर्मो की टीम ने अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाते हुए उठक बैठक लगाई तथा डंडों से सबक सिखाया। तो वहीं कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए खुली दुकानों पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई। प्रशासन के द्वारा आमगांव रोड स्थित हुमा चिकन सेंटर, जसरदा जनरल स्टोर्स और साहिल वेल्डिंग वर्क्स को सील कर दिया गया। नगर से सटे वार्ड नंबर 33 गायखुरी में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार को लेकर सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने वाले कोविड वेस्टेज को लेकर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि इस कोरोना संक्रमण काल में आनन फानन में यह हॉस्पिटल प्रशासनिक निर्देशों के तहत तैयार किया गया है, लेकिन इस हॉस्पिटल में जहां एक और शासन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वहीं हॉस्पिटल प्रारंभ किए जाने के बाद भी यहां ईटीपी और एसटीपी संयंत्र की व्यवस्था न कराए जाने के कारण हॉस्पिटल से निकलने वाला संक्रमित कचरा तालाब में फेंका जा रहा है, जिससे गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं, जिसके कारण आसपास के वार्डवासी काफ़ी भयभीत है। उन्होंने जिला प्रशासन से बेहतर व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान वार्डवासियों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोविड संक्रमित वेस्टेज को तालाब में फेंका जा रहा है, जिसके कारण यह वेस्टेज उड़कर सड़कों पर आ रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन को आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वेस्टेज का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए, ताकि इससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बाइट शिवराज और सुनील कुमार, वार्डवासी। क्या परेशानी आ रही है आपको? सर परेशानी ये है कि ये जो पीपी किट जो यूज़ कर रहे हैं कौन कॉलेज में है ना, ये कोविड सेंटर बनाया गया है हॉस्पिटल में, सरदार पटेल हॉस्पिटल को। हाँ। तो ये जो पीपी किट या ग्लोव्स जो भी है ये तालाब में फेंक रहे हैं, वो उड़ करके क्या रोड पे आ रहा है। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। किसी के चेहरे में जाए कुछ हो, संक्रमण फैलने का बहुत खतरा है इससे तेज़ी से। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि इसको वो जो भी चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं जी, और ये जो वेस्ट चीज़ें हैं इसको अच्छे से वो अंदर ही वेस्ट करे या कहीं अच्छी जगह पे ले जा करके वेस्ट करे, मतलब ये रोड पर नहीं आना चाहिए। अच्छा। तो अभी दिख रही है यहाँ पे 2-3 पीपे? हाँ, 2-3 पीप है ना सर। वो तालाब में एक पीप रखी उधर, वो उड़ करके एक हमारे घर के सामने एक आ गई है, और एक उधर तालाब में पड़ी है। एक तालाब में पड़ी हुई है। तो ये जो हॉस्पिटल वाले ही अपना जो वेस्टेज कचरा है ये तालाब में फेंक रहे हैं क्या ये? हाँ, अब ये तो यही लग रहा है ना कि अब तालाब में फेंक रहे हैं, वही माना जाए अब। अच्छा सर ऐसा ही है, ये मांस वास भी वो भी है, पन्नी वन्नी भी फेंकते हैं, उधर से इधर उड़ के आती हैं।
अच्छा, पन्नी और क्या क्या फेंकते हैं? बांस और किट वगैरह हैं जो उड़ रही हैं इधर, बच्चों के लिए परेशानी है, संक्रमण का भी परेशानी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए जी, पन्नी वन्नी आना नहीं चाहिए, उधर ही अंदर ही जराएं उसको, कहीं बढ़िया तरह से गहाड़ें उसको। अच्छा अच्छा, मतलब जो हॉस्पिटल का जो वेस्टेज कचरा है वो बाहर उड़ रहा है ना, वो बाहर उड़ रहा है। हाँ, इधर नहीं आना चाहिए, वो अंदर ही करें उसमें जो करना है। 2 मई को देश के अन्य राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के फैसले आ गए, जिसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियां उत्साहित दिखी। बात दमोह सीट की करें तो दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के अजय टंडन पहले चक्र से ही भारतीय जनता पार्टी के राहुल लोधी से आगे चलते गए और रात होते तक उन्होंने इतनी अधिक बढ़त ले ली कि उनकी जीत दिखाई देने लगी। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सुजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव कई मुद्दों पर लड़े जाते हैं। स्थानीय मुद्दे सहित अन्य कारण भी चुनावों में हार का वजह हो सकती है। एक स्थान पर हार से पूरे प्रदेश का आकलन नहीं किया जा सकता। देखिए, कई स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय बातें होती हैं। एक चुनाव से सभी जगह का आकलन नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी जब 28 चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें से 19 जगह पर भाजपा ने विजयश्री हासिल करी थी, 8 जगह नहीं कर पाए थे। तो वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी और बहुत सारी बातें होती हैं जिसके आधार पर लोग वोट करते हैं। तो अगर वहाँ पर भी हम पीछे चल रहे हैं या हारते हैं तो कोई उससे एक सीट से हम ये आकलन नहीं कर सकते कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऐसा ही। इसके पहले हम जितने जगह चुनाव हुए थे 28 जगह, वो सभी जगह कांग्रेस के विधायक थे, वहाँ उसमें से 19 जगह भाजपा जीती। तो भाजपा ने निश्चित तौर पे भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया, इसलिए भाजपा सत्ता में। बात यदि दमोह सीट की करें या फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी की हार से कांग्रेस बेहद ही उत्साहित दिखाई दे रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान कराए गए चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना की। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करनी और कथनी का जो है खुलासा दिख रहा है। आज पूरी देश की जनता देख रही है कि आज कोरोना काल के अंदर में किस प्रकार आम जनता मर रही है और जनता अपना खुद लड़ाई खुद लड़ रही है और जनता और ये जो सरकार है मात्र सत्ता को हथियाने का किस प्रकार से काम कर रही है, ये जनता देख रही है और उसका अंत है। ये अति जब हो जाती है, उस अति का जो अंत होता है उसकी शुरुआत जो है दमोह से, दमोह की जनता ने शुरुआत करी है और इस मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को और नरेंद्र मोदी को ये सबक सिखाने के लिए कि आपने देखा है कि पूरा कोरोना किस प्रकार से कहर बरसा रहा है और उसके बाद ये सत्ता हथियाने के लिए पूरे की पूरे नेता, यही दमोह के अंदर में मध्य प्रदेश के सारे मंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी एड़ी चोटी का चोट लगा दिया। उसके बाद जनता ने बुरी तरह से इनको सबक दिया। आपने देखा होगा केंद्र के अंदर में नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बड़ी बड़ी रैलियां करते जा रहे हैं पूरे देश के अंदर में। कोरोना से तुम देख रहे हैं हर आदमी यहाँ पे लॉकडाउन होते चले जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर इनको रूस जूनी रेंग रही थी। उसका परिणाम भी वहाँ पर आपने देखा है कि कोरोना के वहाँ पे पश्चिम बंगाल की जनता ने भी इस बात का एहसास कराया है कि मोदी सिवाय झांसाराम बनकर रह गया है और उस झांसाराम पे इस बार जनता नहीं आई है और उस झांसाराम को उसकी जगह बताने का काम करी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव बालाघाट जिले के भीतर मार्च महीने के अंत से दिखाई देने लगा। प्रदेश शासन ने 10 अप्रैल को 2 दिन का लॉकडाउन किया। इसके बाद 12 अप्रैल से लगातार बालाघाट जिले के भीतर और बाहर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़ों में इजाफा होता गया। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल से लेकर 1 मई 2021 तक 401 के अंतिम संस्कार बालाघाट जिले के भीतर किए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के भीतर पूरे 1 वर्ष के दौरान मात्र 39 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। आपको यहां बता दें कि जिले के सरकारी कर्मचारी की मौत का आंकड़ा भी इससे कहीं अधिक है, जिन्हें सरकार कोरोना योद्धा सम्मान देने की बात कर रही है। उपरोक्त आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं वह हमारी जानकारी के अनुसार है। यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है, जिसमें ग्रामीण अंचलों और बालाघाट जिले के बाहर जबलपुर, रायपुर, नागपुर, गोंदिया में मृत व्यक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जाए।
उससे भी कहीं ज़्यादा बालाघाट जिला मुख्यालय में रात के अंधेरे में देर रात को हुए अंतिम संस्कार की संख्या यदि सही रूप से शामिल कर दी जाए तो आंकड़ा और कुछ दिखाई देगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में महामारी से मृतकों की संख्या पर जितना पर्दा डालने की कोशिश किया है वह सब कुछ हमने कई बार बेपर्दा कर दिया है। अकेले शिक्षा विभाग और उससे जुड़े हुए उनके परिजनों की मौत का आंकड़ा ले लिया जाए तो वह 1 सैकड़ा से अधिक पहुंच जाएगा। इसी तरह ऐसे कई विभाग हैं जहां पर 1 से अधिक कर्मचारी की मौत हुई है, जिसमें स्वयं स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग बालाघाट शामिल है। संक्रमण काल समाप्त होने के बाद जब हम घरों से बाहर निकलेंगे तब हमें और भी अधिक जानकारी मिलेगी कि इस संक्रमण के दौर में हमने किस किस को खो दिया है। रविवार 2 मई को अचानक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने आदेश जारी किया कि अब बालाघाट जिले के भीतर सप्ताह के 3 दिन वैक्सीनेशन होंगे। इस पर यदि इन 3 दिनों के दौरान कोई शासकीय अवकाश का दिन होगा तो उस दिन भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिले के लोगों में कई तरह की चर्चाएं व्याप्त है। कोई कह रहा है कि लॉकडाउन शुरू होते ही संक्रमण बढ़ गया, उसके बाद से लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन से तौबा कर ली। यह बात भी कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रही है। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार शासन के द्वारा पहले 18 वर्ष से अधिक उम्र की आयु के वर्ग लोगों को वैक्सीनेशन शुरू किए जाने के लिए 1 मई की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन उसके बाद उसे 3 मई कर दिया गया और इस बीच 2 मई को इस तरह का आदेश आ गया कि इससे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन की भारी कमी है, इस कारण इस तरह का फैसला लिया गया है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लगातार हो रहे बदलाव से कई तरह के सवाल उठना तो लाजमी दिखाई दे रहा है। 1 मई 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 112 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 897 हो गई। राहत की बात यह है कि अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं। 1 मई को 243 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 1 मई 2021 तक कुल 6,815 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 5,879 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 1 मई को 243 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 897 मरीजों में से 541 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 105 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 236 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 1 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,05,976 सैंपल लिए जा चुके हैं। शासन के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में तैनाती के लिए संविदा नियुक्ति दी जाने के आदेश के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारी संविदा नियुक्तियों को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं और तमाम विभागों में संविदा नियुक्ति को लेकर अब तक कोई भी आवेदन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त नहीं हो पाए। आपको बताएं कि 13 अप्रैल को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कोविड-19 के विरुद्ध संचालित अभियान में शासन के विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दी जाने के आदेश दिए गए थे और उन्हें 31 जुलाई 2021 तक संविदा नियुक्ति पर रखे जाने का अधिकार संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए थे और इस प्रक्रिया में कलेक्टर का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक था, लेकिन यह प्रक्रिया सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रास नहीं आ पाई है और उनके द्वारा संविदा नियुक्ति को लेकर अपने विभाग को किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा संविदा नियुक्ति को लेकर उनके विभाग में किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। यदि इस प्रकार से कोई भी आदेश आते हैं तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शासन के मापदंड के तहत संविदा नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। रविवार की सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर जंगल में आग की तरह वायरल हुई कि बालाघाट के कलेक्टर दीपक आर्य का स्थानांतरण हो गया है और उनकी जगह बकायदा शिवपुरी की प्रभारी कलेक्टर नेहा मारवा को बालाघाट का कलेक्टर बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कलेक्टर दीपक आर्य के स्थानांतरण की खबर को कई लोगों ने हवा दी और यहां तक कह दिया कि 2 मई को दमोह उपचुनाव के परिणाम घोषित होने हैं। इसके साथ ही आचार संहिता प्रदेश में समाप्त हो गई, जिसकी वजह से प्रदेश शासन के द्वारा अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें बालाघाट कलेक्टर भी शामिल है।
इस दौरान बकायदा शिवपुरी की प्रभारी कलेक्टर 2011 बैच की IAS अधिकारी नेहा मारवा के विषय में लोगों ने पूरी जानकारी तक दे दी कि कैसे वे इसके पूर्व कहां सेवाएं दे चुकी है। रविवार की देर शाम को मीडिया कर्मी के द्वारा दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने इस बात की पुष्टि कर दी कि शासन के द्वारा उनके स्थानांतरण का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्हें भी मीडिया कर्मियों के माध्यम से जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पर इस बात की खबर चल रही है कि उनका स्थानांतरण हो चुका है और उनकी जगह बाकायदा शिवपुरी की प्रभारी कलेक्टर नेहा मारवा को बालाघाट कलेक्टर बना दिया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा दी गई जानकारी के बाद पूरे मामले से पर्दा हट गया कि प्रदेश शासन स्तर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।